सो हे गाइस, ये डायनेस्टी के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें एक बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा। जिस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जहां पर राइटर्स पाथ के सभी डिसाइपल्स पहुंच चुके होते हैं जंगल के बीचों बीच और उन्हें वहां पर कई सारे पॉइजनस टॉर्नेडोज का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन अब वहां पर उन लोगों के सामने एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस डेमोनिक बीस्ट आ जाता है, जो कि असल में होता है एक बहुत ही विशालकाय मॉन्स्टर स्नेक, जिसको देखकर राइटर्स पाथ के सभी डिसाइपल्स की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी ऐसा कोई भी विशालकाय डेमोनिक बीस्ट नहीं देखा। शुशु कहने लगता है कि आखिर अब ये कौन सा बीस्ट है और ये है क्या, जो कि अचानक से ही उन लोगों के चारों तरफ एक घूमना शुरू कर देता है। इसके केवल घूमने से ही यहाँ पर एक बहुत ही विशालकाय टॉर्नेडो भी स्टार्ट हो गया था और उसके केवल घूमने की वजह से यहाँ पर काफी विशालकाय पेड़ भी उखड़कर सभी के सभी राइटर्स पाथ के डिसाइपल से टकराने के लिए जाने लगते हैं, जिनसे वो लोग बड़ी ही मुश्किल के साथ में खुद को बचा पा रहे थे। यहाँ तक कि ब्रदर ली का भी अपनी साथी से हाथ छूट जाता है, जिससे कि फिर वो जैसे ही यहाँ पर उस बिग स्नेक से टकराने वाली होती है, तो उससे पहले ही उनको बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं ब्रदर शाओ। और जो ब्रदर ली होते हैं उनसे एक काफी बड़ा पेड़ टकरा चुका था। बाकी के डिसाइपल्स भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें वो लोग नाकामयाब भी हो रहे थे। तभी हम लूसी को देखते हैं, जिसके ऊपर जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है, तो फिर वो अपने आप को उस बिग स्नेक के हमले से बचाती है। लेकिन लूसी को यह पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी उसके साथी थे, उस स्नेक के हमला करने की वजह से वो सभी के सभी एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। कोई कहीं पर जाके गिरता है तो कोई कहीं पर जाके गिरा था। तभी हम अगले ही सीन में ब्रदर ज़ैंग को देखते हैं, जो कि जोरो के साथ में टकराता है जमीन से, और वो ये पाता है कि उसके साथ में केवल है ब्रदर धर्मा। और वो उनसे पूछता है कि बाकी के लोग और आपके भाई कहाँ पर हैं, जिनके बारे में तो ब्रदर धर्मा को भी पता नहीं होता। यहाँ तक कि उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि वो लोग जिंदा है भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ ही केवल पॉइजनस स्मोक ही नजर आ रहा था। जिस मोमेंट पर फिर तभी उस पॉइजनस स्मोक के अंदर से निकल के आता है शाओफैन, जो कि बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था और उसके सामने भी ये कई सारे टॉर्नेडोज आ जाते हैं। इसीलिए उसने अपनी स्पीड को भी और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन तभी एक टॉर्नेडो अचानक से ही शाओफैन से टकरा जाता है, जिससे पहले ही उसने अपने चारों तरफ एक एनर्जी बॉल को बना लिया था, जिसकी वजह से उसे कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन इस पॉइजनस स्मोक की वजह से ज्यादा दूरी का भी नहीं देख पा रहा था और साथ ही साथ यहाँ से आगे बढ़ने में उसे काफी ज्यादा मुश्किलों का भी सामना करना होगा। इसीलिए अब शाओफैन यहाँ पर अपनी एक नई टेक्निक को समन करने लगता है, ताकि वो इस स्मोक के अंदर भी काफी तेजी के साथ में ट्रेवल कर सके, जिसके लिए शाओफैन यहाँ पर बना लेता है एक मल्टी लेयर्ड फॉर्मेशन को, जिसकी ताकत काफी ज्यादा होगी और वो यहाँ पर काफी आसानी के साथ में ट्रेवल भी कर पाएगा। शाओफैन कहता है कि यह पॉइजन वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसको अपने चारों तरफ ही देखकर तो शाओ हुई को भी काफी ज्यादा डर लग रहा था। और जैसे ही शाओफैन ने यहाँ से थोड़ा सा बढ़ना आगे स्टार्ट कर दिया था, तो फिर अचानक से ही शाओ हुई को दिखाई दे जाता है वही मॉन्स्टर स्नेक, जो कि अब चारों तरफ से ही शाओफैन को घेरते जा रहा था उसको खत्म करने के लिए। शाओफैन कहता है कि क्या ये वही मॉन्स्टर है जिसके साथ में हमारी पहले भी फाइट हुई थी? अगर ऐसा है तो इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल साबित होगा। लेकिन ये मॉन्स्टर स्नेक सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा था पॉइजन की मात्रा को बढ़ाने पर। इसीलिए शाओफैन कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से आगे बढ़ने का तरीका निकालना होगा। जिसके बाद अब हमें आसमान में उड़ते हुए एक खतरनाक पंछी को दिखाया जाता है, जो कि आगे चलकर और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। और जैसे ही एक लिजर्ड अटैक करने वाली होती है जिंगियो के ऊपर, तो फिर वो उसको केवल एक ही स्लैश के साथ में फिनिश कर देता है और यहाँ से आगे बढ़ना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसके पास में उसके एक भी साथी नहीं होते। उसे भी यह पता नहीं है कि बाकी के लोग अभी तक जिंदा भी है या नहीं। जिंगियो जैसे जैसे करके आगे बढ़ते जा रहा था, उसके ऊपर कई सारे डेंजरस एनिमल्स भी हमला करने की कोशिश करते हैं। एक ईगल तो उसके पीछे इस तरीके से पड़ गया था जैसे कि वो उसकी जान लेना चाहता हो, जिससे छुटकारा पाने के लिए वो सबसे पहले एक जगह पे रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर भी खतरों की कोई भी कमी नहीं होती, क्योंकि एक छोटा सा पॉइजनस स्नेक उस पर हमला करने के लिए ताक लगाए बैठा था। और वो जैसे ही हमला करता है तो जिंगियो ने एक ही स्लैश में उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन अचानक से ही यहाँ पर काफी ज्यादा पॉइजन फैलने लगता है, जिससे कि जिंगियो सोचता है कि यहाँ से निकलने में ही उसकी भलाई है, और वो तुरंत ही ट्रैवल करना भी स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है ब्रदर शाओ को, जिनके साथ में असल में होती है ली होंग की पार्टनर, और ये दोनों भी बाकी के लोगों से ही अलग हो गए थे। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से ही काफी खतरनाक वेनमस स्कॉर्पियंस और स्नेक हमला करने के लिए आ जाते हैं, जिनकी संख्या यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों में होती है। लेकिन ये दोनों ही काफी ज्यादा फास्ट और स्किल ट्रेंड होते हैं, जिससे कि आसानी के साथ में ये लोग इन सभी के सभी क्रिएचर्स को जान से मार पाए थे। ब्रदर शाओ ये कहने लगते हैं कि ये इनर फॉरेस्ट तो हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला, जिससे कि ब्रदर ली की पार्टनर ये कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रदर शाओ कहते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अब हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, और वैसे भी हम दोनों एक ही कल्ट के डिसाइपल्स हैं, इसीलिए हमारा ये फर्ज है कि हम एक दूसरे की रक्षा करें। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि और ज्यादा अंधेरा हो जाएगा तो हमें और भी ज्यादा दिक्कतें आने लगेंगी। इसीलिए
अब ये दोनों ही यहाँ से अपने बाकी के साथियों को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शाओफैन को, जो कि अपनी ब्लड सकिंग स्टिक को एक शील्ड के जैसे यूज कर रहा था और साथ ही साथ उसे अपने आगे का भी काफी साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी मोमेंट पर तभी अचानक से ही हमला करने के लिए आ जाती है लूसी और वो शाओफैन पर हमला करने के लिए यूज कर रही थी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को। और उसे ये पता चल चुका होता है कि उसके सामने ये जो भी जा रहा है वो डीमोनिक पावर से भरा हुआ है, इसीलिए लूसी उसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली। शाओफैन ये सोचता है कि वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक बॉल को यूज कर रहा था, फिर आखिर ये कौन से सेक्ट का डिसाइपल हो सकता है जिससे मेरे बारे में पता चल गया। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक आकर किसके पास में हो सकती है जो कि मुझे भी पछाड़ने की ताकत रखती हो। शाओफैन अब यहाँ से काफी तेजी के साथ में बढ़ते तो जा ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो अपने अटैक्स को भी करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से अब शाओफैन को इस बात का एहसास हो जाता है ये जो भी उसके साथ में फाइट कर रहा है वो असल में एक टाइस्ट है। उसे ये लगता है कि कहीं ये किंग इंसेक्ट से तो नहीं है, क्योंकि इस पॉइजनस स्मोक की वजह से वो दोनों ही एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाए थे। शाओफैन को केवल इतना नजर आ रहा था कि उसके ऊपर काफी खतरनाक हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद अब वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में फाइट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। शाओफैन हर बार ही लूसी के हमले को ब्लॉक करने के लिए अपनी स्टिक में से निकलने वाले स्लैशिंग अटैक को यूज कर रहा था, इसीलिए अब लूसी अपने और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमले को प्रिपेयर करने लगती है, जो कि असल में उसने किया होता है एक फॉर्मेशन को बनाकर, जिससे कि शाओफैन के ऊपर तो सैकड़ों स्वॉर्ड्स की बरसात हो जाती है। लेकिन फिर भी शाओफैन खुद को काफी आसानी के साथ में बचा लिया था। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि अब दोबारा से उसके ऊपर हमलों की बरसात होने वाली है, इसीलिए उसने भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने चारों तरफ ही एक और मैजिक बॉल को बना लिया था, क्योंकि जब ये सारे के सारे हमले शाओफैन पर होते हैं तो उसे कोई भी इंजरी भी नहीं होती। इसके तुरंत ही बाद अब लूसी अपने एक बहुत ही पावरफुल स्किल को यूज करने लगती है, जिससे कि शाओफैन भी समझ जाता है कि अगर वो ज्यादा समय तक यहाँ पर रुकेगा तो उसको नुकसान ही होगा, इसलिए अब उसे जल्द से जल्द जीतने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। जिसके लिए अब शाओफैन भी अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव को यूज करने को जा रहा था, जिसके सामने से हमला करने के लिए बढ़ते आ रही थी लूसी। लेकिन वो जैसे ही अपने सामने स्टिक वाले शाओफैन को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और शाओफैन ने भी अपने हमले को रोक लिया था, यानी कि वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना अपना हमला नहीं करते। लूसी यहाँ से नीचे की तरफ निकल जाती है और शाओफैन भी अपने रास्ते पर ही चला गया था। लेकिन अब लूसी दोबारा से उसी नजारे को ही याद करने लगी थी। वो जानती है कि यह बंदा वही है जो कि आज से 10 साल पहले उससे मिला था, जिस मोमेंट पर फिर तभी उसे अपने मास्टर की कही गई बातें याद आने लगी थी। उन्होंने उससे कहा था कि तुम्हें फ्यूचर में कुछ ऐसे भी एनिमीज देखने को मिल सकते हैं जो कि एक समय पर तुम्हारे साथ ही हुआ करते थे, इसीलिए तुम उन्हें मारने से पहले एक पल भी मत हिचकिचाना। जिसके बारे में सोचते हुए लूसी अब यहाँ से आगे बढ़ने लगी थी कि अब वो जा रही होती है अपने बाकी के साथियों को ढूंढने के लिए। और इसी जंगल में बरसते हुए आसमान के नीचे हम देखते हैं शाओफैन को। वो शाओहुई से यह कह रहा था कि अभी जो हमें दिखाई दी थी क्या तुम उसे पहचान पाए थे? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उसने मुझे जान से क्यों नहीं मारा, क्योंकि ये लोग तो हमेशा ही डेविल्स के रिलीजन से नफरत किया करते हैं। लेकिन शाओहुई के पास में तो इसका कोई भी जवाब भी नहीं होता। शाओफैन इसके बारे में अब बहुत ही ज्यादा सोचने लगा था, लेकिन अब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो अचानक से ही उसके अंदर छुपी हुई डेविल्स की पावर एक्टिवेट होने लगती है और वो उस स्टिक की वजह से कुछ ज्यादा ही हावी भी होने लगी थी। शाओफैन चाहकर भी उन्हें अपने शरीर में बहने से रोक नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि शाओहुई भी अपने मालिक यानी कि शाओफैन से डरने लगता है, क्योंकि उसे भी ये पता नहीं है कि आखिर इसको ये हो क्या रहा है। शाओहुई शाओफैन से थोड़ा सा दूर हट के उसको देखने लगता है, क्योंकि अचानक से ही शाओफैन के अंदर जो डेविल ऑरा फैला था वो उसके शरीर से बाहर निकलकर उसके चारों तरफ ही फैलने भी लगता है। शाओफैन को खुद भी ये पता नहीं है कि आखिर इसको रोका कैसे जाए, लेकिन फिर तभी अचानक से ही उसकी बॉडी के अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है जो कि उस डेमोनिक पावर को शाओफैन की बॉडी में कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तब जाकर शाओफैन अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर पाता है। शाओफैन कहता है कि ये ब्लड सकिंग स्टिक मेरे ऊपर पूरी तरीके से हावी होने की ताकत रखती है। वो तो शुक्र है कि मैंने टाइज्म और बुद्धिज्म दोनों को ही प्रैक्टिस किया है, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो मैं कब का पूरी तरीके से ही डेविल बन चुका होता, क्योंकि हर बार शाओफैन के अंदर छुपी हुई बुद्धिज्म की पॉजिटिव एनर्जी उसे एक संपूर्ण डीमन बनने से रोक लेती है। लेकिन उसे भी ये बात पता है कि वो ज्यादा समय तक इससे बच नहीं पाएगा, इसीलिए शाओहुई से कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है बिल्दर धर्मा के सेकंड बिल्दर को, जो कि बिल्दर ली और बाकी के साथियों को आवाज लगा रहे थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर चारों तरफ ही अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि उन्हें तो अभी तक ये भी पता नहीं है कि उनके बाकी के साथी जिंदा हैं भी या फिर नहीं। तभी उसे अचानक से ही किसी लड़के के हंसने की आवाज आती है। वो ये कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो, जो कि और कोई नहीं बल्कि असल में होती है पिंगर। मॉन्क उससे कहते हैं कि अब आखिर तुम कौन हो? तो वो कहती है कि मैं भी आपके जैसे ही एक राहगीर ही हूँ। देखिए हमारी किस्मत में लिखा होगा एक दूसरे के साथ में मिलना, तो क्यों ना हम लोग यहाँ से आगे का सफर एक दूसरे के साथ में ही तय करें। और वो असल में अपनी मैजिक पावर का यूज
यूज करते हुए उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से ही बलदोधर्मा के स्टिक की पावर उनको बचा लेती है और रियलाइज कराती है कि ये कोई ह्यूमन नहीं बल्कि ये एक डेविल है। बलदोधर्मा कहते हैं कि डेमोनिक बिच, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। जिससे कि पिंगर कहती है कि मॉन्क, आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? जब आप किसी अनजान से मिलते हो तो क्या हमेशा ऐसा ही करते हो? लेकिन मेरी नजर में ऐसा नहीं करना चाहिए। जिससे कि वो मॉन्क कहते हैं कि तुम जैसों को तो मैं एक ही बार में जान से मार देता हूँ, क्योंकि इसके तुरंत ही बाद उन दोनों के बीच में फाइट भी होने लगती है। पिंगर अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करना बखूबी जानती है, इसीलिए बलदोधर्मा उसके ऊपर जितने भी अटैक्स को कर रहे थे तो पिंगर उन सारे के सारे अटैक्स को काफी आसानी के साथ में डॉज कर देती है और तुरंत ही बलदोधर्मा को चकमा देकर यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो जरा वापस आके दिखा, लेकिन बलदोली ये सब कुछ देखते हुए भी उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आते। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है जिंग्यू को, जो कि आगे बढ़ते हुए उस जगह पे पहुंच चुका था जहाँ पर उसके साथी रुके हुए थे, लेकिन वहाँ पर उसे उनमें से कोई भी नजर भी नहीं आता। उसी आवाज आ रही होती है तो केवल कुछ मिस्टिकल क्रिएचर्स की, क्योंकि तभी हम ब्रदर ज़ैंग को देखते हैं जिसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक ईगल हमला करने के लिए आ गया था, जिसके पास में काफी खतरनाक डेमोनिक स्किल्स होती हैं, जिसके हमलों से वो बड़ी ही मुश्किल से खुद को बचा पाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं बलदोधर्मा, और अब ये दोनों ही मिलकर उसी डेमोनिक ईगल के साथ में फाइट करने लगते हैं, जो कि अपने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक्स को उन दोनों के ऊपर कर रहा था। लेकिन अब अचानक से ही वहाँ पर धुंध आ जाने की वजह से वो पंछी वहाँ से गायब भी हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर असल में हमला किया होता है ब्रदर जिंग्यू ने। ब्रदर ज़ैंग जिंग्यू से कहता है कि यहाँ पर मत आना, क्योंकि अब ये पंछी और भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका था। लेकिन उसके पीछे असल में मौजूद होता है एक और डेमोनिक फ्लावर, जो कि अपने टेंटिकल्स का यूज करते हुए उसी पंछी को ही अपना शिकार बना लेता है, जिसकी वजह से ये डेमोनिक पंछी अपने आप को बचा नहीं पाता और उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है। और ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर मौजूद किसी भी चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि आखिर कौन सी चीज अगले ही पल उनको कब और कहाँ पर खा जाए। जिंग्यू कहता है कि ब्रदर ज़ैंग ये एक इविल है और ये इसी तरीके के इंसेक्ट और क्रिएचर्स को खा के जिंदा रहते हैं। बलदोधर्मा कहते हैं कि वो तो शुक्र है जो कि आप लोग यहाँ पर आ गए, लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि यहाँ से आकर बाहर कैसे निकला जाए। इस मोमेंट पर तभी अचानक से ही वो डेमोनिक फ्लावर उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है, इसीलिए ये तीनों के तीनों अपनी जान बचाकर पीछे हट जाते हैं, नहीं तो ये डेमोनिक फ्लावर उन लोगों को काफी बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता था। ज़ैंग कहते हैं कि ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें तो इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि हम तीनों ही साथ में मिल गए हैं। मॉन्क ये बताते हैं कि हमें किसी भी हाल में यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने का मतलब है अपनी ही मौत को बुलावा देना। इसीलिए ये तीनों यहाँ से निकलने का डिसाइड लेते हैं और तुरंत ही जाने भी लगते हैं। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शाओहुई को, जो कि उछलते कूदते यहाँ से वहाँ पर जा रहा था, लेकिन तभी उसको अपने साथ में लेते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है शाओफैन, जिसने अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था ताकि बाकी के लोग उसके लिए मुसीबत खड़ी ना कर पाए। और अब वो जैसे ही एक जगह पे पहुंच जाता है तो उसको दिखाई देता है वहाँ पर वोयन, क्योंकि वोयन भी यहाँ से निकलने वाले ट्रीजर को ढूंढने के लिए ही आया है। जिसके ऊपर नजर रखते हुए शाओफैन आगे बढ़ने लगता है और वहीं पर एक पेड़ के ऊपर हमें एक छोटी सी चिड़िया को दिखाया जाता है, जो कि असल में कोई नॉर्मल चिड़िया नहीं होती बल्कि जासूस होती है डीमन कल्ट की, क्योंकि उसकी मदद से बियाओं की आंट नजर रखे हुए होती है शाओफैन के ऊपर, वो ठीक तरीके से अपने मिशन पर काम कर रहा है या फिर नहीं। और फिर हम अगले ही सीन में उसी जंगल को ही देखते हैं, जहाँ से आते हुए अब हमें दिखाया जाता है फिशरमैन कल्ट के लोगों को, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म के डीमंस होते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारे इलाके में घुसने की हिम्मत किसने की। यानी कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें एक बहुत ही गजब की फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।